अब ये पार्ट 2 ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर। मैंने पहले इंडिकेशंस देखे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखे, क्या क्या चीज़ असेस करनी पड़ती है बिफोर इंडक्शन ऑफ लेबर। फिर देखा हमने बिशप स्कोर के बारे में। अब देखते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर करते कैसे। तो इसकी एक मेडिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड है, कुछ कुछ मैकेनिकल मेथड है और कंबाइंड मेथड है। सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मेथड। तो मेडिकल मेथड की इंडिकेशंस क्या क्या होंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। ओके, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ हो गई है तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे वाया मेडिकल मेथड्स। एक हो गई इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, सिर्फ मैं आपसे फीटल डेथ ही बोलूँगा। तो फीटल डेथ, फिर है प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, फिर थर्ड है हम ये कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं विद सर्जिकल मेथड्स। तो ये 3 इंडिकेशन हो गए। मेन इज फीटल डेथ। अब मेडिकल मेथड्स में क्या क्या आता है, कौन सी ड्रग्स आती है। तो मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। के प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो भी 2 टाइप के हैं, PGE12 एंड PGE2। सॉरी, PGE1 एंड PGE2। सबसे पहले PGE1 विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिसोप्रोस्टोल। PGE1 या मिसोप्रोस्टोल, इसका डोज होता है 25 माइक्रोग्राम, यूज्ड 4 आवर्ली वंस। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डोज हम दे सकते हैं वो है 6 to 8 डोज। ये 25 माइक्रोग्राम है, 4 आवर्ली हम यूज़ कर सकते हैं वंस, मैक्सिमम डोज 6 to 8। ये हम दे सकते हैं ओरली या फिर ट्रांसवजाइनली। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, टैकिसिस्टोल, मिकोनियम पैसेज, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है मिसोप्रोस्टोल के। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है इन वुमन विथ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। इट इज़ अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ PGE1। अब PGE2 या फिर डिनोप्रोस्टोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। PGE2 या डिनोप्रोस्टोन, इट इज़ अवेलेबल एज सर्विप्रेम जेल। ओके, सर्विप्रेम जेल, इसके मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इंट्रा सर्वाइकली। ओके, इंट्रा सर्वाइकली सर्विप्रेम जेल है तो वो हम देंगे इंट्रा सर्वाइकली। इसका डोज है 0.5 मिलीग्राम, गिवन एवरी 6 आवर्ली वंस, एंड मैक्सिमम डोज इसके है 4। PGE1 के थे 6 to 8 और PGE2 के है 4। अब PGE2 या डिनोप्रोस्टोन इसकी खास बात यह है कि ये इंडक्शन ऑफ लेबर तो करवाता ही है, साथ में ही इट ऑल्सो कॉजेस राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स साइमल्टेनियसली। सपोज अगर सर्विक्स का राइपनिंग नहीं हुआ तो हम देंगे डिनोप्रोस्टोन, ताकि साथ साथ में सर्विक्स का राइपनिंग भी हो जाए, बिकॉज इट हैज़ कोलाजिनोलिटिक प्रॉपर्टीज। तो सर्विक्स को राइप होने के लिए कोलाजन जो होता है उसका ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, वाटर कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये सब करता है डिनोप्रोस्टोन, इसलिए ये इट ऑल्सो कॉज राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स। अब डिनोप्रोस्टोन इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्वाइकल राइपनिंग, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा इंट्रा सर्वाइकली। इसका डोज 0.5 mg एवरी 6 आवर्ली, मैक्सिमम डोजेस 4। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन। ओके, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बट दे कैन बी गिवन इन पेशेंट ऑफ हार्ट डिसीज। तो हमने 2 ड्रग्स देख ली, एक PGE1 या मिसोप्रोस्टोल, सेकंड वन वाज PGE2 विच वाज डिनोप्रोस्टोन, थर्ड वन इज सर्विडिल। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज़ स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन ऑफ डिनोप्रोस्टोन, मतलब ये हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। कंटेन्स 10 mg ऑफ डिनोप्रोस्टोन, इट इज़ प्लेस्ड इन द पोस्टीरियर वजाइनल फॉर्निक्स, इट इज़ रिमूव आफ्टर 12 आवर्स। ये सर्विडिल ये डिनोप्रोस्टोन, ये सिर्फ उसकी रिलीज स्लो होती है, तो ये हम ज़्यादा देर तक रख सकते हैं फॉर 12 आवर्स। डोज इज 10 mg। फोर्थ वन इज मिफेप्रिस्टोन, जो हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसमें भी यूज़ करते हैं। अब मिफेप्रिस्टोन की एक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट। का डोज है 200 मिलीग्राम पर वजाइनली फॉर 2 days। ये भी राइपनिंग ऑफ सर्विक्स भी करता है और इंडक्शन ऑफ लेबर भी करता है। मिफेप्रिस्टोन प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, डोज इज 200 मिलीग्राम पर वजाइनली फॉर 2 days। अब लास्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग विच इज़ ऑक्सीटोसिन, यूज्ड फॉर बोथ इंडक्शन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। ओके, इंडक्शन और ऑगमेंटेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ज़्यादातर इन फंडस कंपेयर टू सर्विक्स। ओके, फंडस में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सर्विक्स। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, तो वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो पाता है, ज़्यादा हो पाता है। अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक तो रिसेप्टर मीडिएटेड, मतलब रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा,
दूसरा है वॉल्टेड गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन करेगा तो उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे। फिर ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन वो इंक्रीज़ करेगा तो वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो ये थी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ओके, इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा सेपरेट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में कितनी ड्रग्स हो गई, एक PGE1 या मिजोप्रोस्टॉल, सेकेंड वन वॉज PGE2 डिनोप्रोस्टॉन विच वॉज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, थर्ड वन इज सर्विडील, फोर्थ वन इज मिफेप्रिस्टोन विच इज एंटी प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एंटागोनिस्ट, लास्ट वन इज ऑक्सीटोसिन। ये थी मेडिकल मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। अब है मैकेनिकल मेथड, उसमें मेन 3 मेथड्स आती है, 3 या 2 मेथड्स आती है। एक है फॉलीज इंडक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, फॉलीज कैथेटर इंसर्ट करेंगे इनटू द पेशेंट्स यूट्रस, फिर उसमें 30 to 50 ml नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ करेंगे और फिर जो बलून होता है उसको डायलेट करेंगे। बलून डायलेट हो जाने के बाद हम उसे फॉलीज कैथेटर को नीचे पुल करेंगे टिल इट रीचेज द इंटरनल ऑस। तो एक बार ये हम करेंगे टू डायलेट द सर्विक्स। बलून जो फील्ड बलून को जब हम नीचे पुल करेंगे तो फिर इंटरनल ऑस सर्विस का वो भी डायरेक्ट होगा, तो इट विल कॉज इंडक्शन ऑफ लेबर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांस सर्वाइकल बलून कैथेटर। ओके, ट्रांस सर्वाइकल बलून कैथेटर, एक्स्ट्रा नॉर्मल saline pushed into a catheter which enters into extra amniotic space. Very important. It is the best method for induction of labor in patient with previous cesarean section. It is a Foley's induction. इसका दूसरा नाम ये रखना ट्रांस सर्वाइकल बलून कैथेटर, ट्रांस सर्वाइकल बलून कैथेटर। दूसरा मेथड है स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज एन OPD प्रोसीजर। स्ट्रिपिंग ऑफ मेथड हम इंडिपेंडेंट प्रोसीजर नहीं करते, हम इसे किसी के साथ करते हैं, लाइक मोस्टली विथ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, उसके साथ हम करते हैं स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें हम क्या करते हैं, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती है उसे हम सर्विक्स, ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती है फिल्ड विथ एम्नियोटिक फ्लूइड, उसे हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द वॉल्स ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन वॉल, सिर्फ सेपरेट कर देते हैं। तो उसकी वजह से इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ये हम करते कैसे हैं, थ्रू आवर फिंगर्स। तो हम फिंगर्स इंसर्ट करते हैं इनटू द वजाइना और फिर सर्विक्स, और उसके बाद हम थ्रू डिजिटली, मतलब विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, हम फीटल मेम्ब्रेन्स सेपरेट करते हैं फ्रॉम द वॉल ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन वॉल। तो उसकी वजह से इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो ये करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी एक प्री रिक्विजिट ये है कि उसके लिए सर्विक्स डायलेटेड होना चाहिए ताकि हम फिंगर्स इंसर्ट कर सकें। तो इट इज़ डन ड्यूरिंग पर वजाइनल एग्जामिनेशन, स्वीपिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द मेम्ब्रेन विच रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज करता है और ऑक्सीटोसिन भी रिलीज करता है, इसकी वजह से इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। ये था सेकेंड मेथड। थर्ड वन इज हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर्स। ओके, सिर्फ नाम भी इंपॉर्टेंट, इज यूज फॉर एबॉर्शन मोर कॉमनली। ओके, मोस्टली एबॉर्शन के लिए यूज होता है, लेस कॉमनली यूज इन इंडक्शन ऑफ लेबर। तो ये मैकेनिकल मेथड्स हो गई। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थी फॉलीस इंडक्शन या फॉलीस कैथेटर वाली मेथड, जिसका दूसरा नाम था ट्रांस सर्वाइकल बलून कैथेटर। सेकेंड वन इज वॉज स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन, लास्ट वन इज हाइग्रोस्कोपिक डायलेटर्स। ये हमने मैकेनिकल मेथड्स देख लिए और मेडिकल मेथड्स। अब लास्ट बची है सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स उसमें मेन है आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एमनियोटॉमी। आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और एमनियोटॉमी, इसमें हम जो फीटल मेम्ब्रेन होते हैं उसे रप्चर करते हैं आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ कॉकर्स फॉरसेप। इसमें एक साइड 1 टूथ होता है और दूसरी साइड 2 टूथ्स होते हैं। एक साइड 1 टूथ होता है, दूसरी साइड 2 टूथ होता है, जो इसका आइडेंटिफिकेशन है कॉकर्स फॉरसेप का। अब इसकी प्री रिक्विजिट ये है कि सर्विक्स शुड बी एटलीस्ट 1 फिंगर डायलेटेड। सर्विक्स शुड बी एटलीस्ट 1 फिंगर डायलेटेड। इंडिकेशन, सर्जिकल मेथड के इंडिकेशंस क्या क्या है, मेन इज एब्रप्शियो, फिर हाइड्रेमिनोज, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, और अगर हमें स्काल्प इलेक्ट्रोड इंसर्ट प्लेस करने की ज़रूरत पड़ी फॉर फीटल मॉनिटरिंग तो। बट मेन ये 3 है, एब्रप्शियो, हाइड्रेमिनोज एंड हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर लाइक प्री एक्लेम्पशिया। तो ये इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। एक प्री रिक्विजिट ये भी हो गई। अब है मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो लेबर ऑनसेट कैसे होता है, तो जब हम मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड वो बाहर आएगा,
तो स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विक्स होगी उसकी वजह से। फिर मेम्ब्रेन्स भी सेपरेट हो जाएंगे विच विल कॉज रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। फिर रिडक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड होगा, वो भी स्टिमुलेट करेगा ऑनसेट ऑफ लेबर को। तो ये 3 मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर हो गई। एक रिडक्शन इन एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, दूसरी है रप्चर ऑफ सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन विच कॉज प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, एंड थर्ड इज स्ट्रेचिंग और डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स। अगर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या एमनियोटॉमी फेल हो जाती है, फेल्स टू इनिशिएट लेबर विद इन 4 आवर्स, तो फिर हम ऑक्सीटोसिन सप्लीमेंट करेंगे, फिर ऑक्सीटोसिन देंगे इफ़ इट फेल्स टू इनिशिएट लेबर विद इन 4 आवर्स। ओके, फिर एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले इमीडिएट बेनिफिट्स देख लेते हैं ऑफ एमनियोटॉमी। तो एक तो एमनियोटॉमी करने से एमनियोटिक फ्लूइड सब बाहर आ जाएगा, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होगा इन प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया कंडीशन। फिर देयर विल बी रिलीफ फ्रॉम पॉलीहाइड्रामिनोस। फिर रिलीफ ऑफ टेंशन इन द एब्रप्शियो में जो टेंशन हो रही थी द यूट्राइन कैविटी वो भी कम होगी, और इनिशिएशन ऑफ लेबर ये तो होगा ही। तो ये इमीडिएट बेनिफिशियल इफेक्ट। पहला बीपी लो हो जाएगा इन केस ऑफ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स। फिर दूसरा है पॉलीहाइड्रामिनोस होगा, वो भी कम हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। फिर रिलीफ ऑफ टेंशन इन केस ऑफ एब्रप्शियो। लास्ट वन इज इनिशिएशन ऑफ लेबर। ये इमीडिएट बेनिफिट्स। दूसरे एडवांटेजेस क्या है? तो एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होंगे, वो हमने देखा था, ड्यू टू सेपरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। PGE2 रिलीज होगा विच विल इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल्सो कॉज सर्वाइकल राइपनिंग। फिर मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा, और एमनियोटिक फ्लूइड के कलर देखने से हम चेक कर सकते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस है कि नहीं है, और अगर फीटल डिस्ट्रेस होगा तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन हो जाएगा। तो हम कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड वो भी देख सकते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है कि नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज हुआ। फिर दूसरा है, एक तो जब हम एमनियोटॉमी करेंगे तो उसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो रहे थे ड्यू टू PGE2 रिलीज। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी अगर इफ़ देयर इज़ प्लेसेंटल एब्रप्शन या एब्रप्शियो प्लेसेंटा है तो इसकी वजह से ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। फिर अदर जनरल लाइक हाई सक्सेस रेट। फिर हमने वो फीटल स्काल्प इलेक्ट्रोड अगर प्लेस करना हो तो फॉर फीटल मॉनिटरिंग, तो वो इसके एडवांटेजेस हो गए। मेन इज प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेंगे, फिर ब्लीडिंग स्टॉप होगी। फिर मेन इज कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वो देख सकेंगे हम, सक्सेस रेट हाई है, और इलेक्ट्रोड प्लेस करना हो तो वो भी कर सकेंगे। अब रिस्क क्या क्या है एमनियोटॉमी के? तो रिस्क ये है कि हम ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ये फीटस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फेक्शन, तो एक इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। फिर कॉर्ड प्रोलैप्स का भी रिस्क रहता है। मेन इज इन्फेक्शन, फिर कॉर्ड प्रोलैप्स, फिर ट्रॉमा भी हो सकता है वाइल डूइंग द एमनियोटॉमी, फिर एम्बोलिज्म भी हो सकता है, लिक्विड एमनाई एम्बोलिज्म, एमनियोनाइटिस। और एक बार अगर हमने मेम्ब्रेन रप्चर कर दी तो उसके बाद हमें कंपलसरी 100% डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। तो ये कुछ रिस्क हो गए। मेन इज इन्फेक्शन, फिर ट्रॉमा, फिर लिक्विड एमनाई एम्बोलिज्म, कॉर्ड प्रोलैप्स और एमनियोनाइटिस। फिर एमनियोटॉमी के कॉन्ट्राइंडिकेशन है फ्री फ्लोटिंग हेड इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रामिनोस। पॉलीहाइड्रामिनोस में एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा तो फिर फीटस का हेड वो फ्रीली फ्लोट करेगा, तो फ्री फ्लोटिंग हेड। फिर है HIV पॉजिटिव, क्योंकि ये इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, तो अगर रप्चर करेंगे तो फिर HIV ट्रांसमिट हो सकता है टू द फीटस। फिर एक्टिव जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन, फिर इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। मेन इज HIV एंड एक्टिव जेनाइटल हर्पिस इन्फेक्शन, फिर डेथ ऑफ फीटस एंड फ्री फ्लोटिंग हेड। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, इसकी डेफिनेशन देखी थी, कॉक्स फोर्सेप के बारे में देखा था, इंडिकेशंस देखी थी, फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर देखा, फिर इसके इमीडिएट बेनिफिट्स देखे, इसके एडवांटेजेस देखे, इसके रिस्क देखे, फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखे। अब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करने के बाद हमें क्या चीज़ें असेस करनी पड़ती है? एक तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज में देखा कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, वो असेस करेंगे, देखेंगे। स्टेटस ऑफ सर्विक्स, स्टेशन ऑफ द हेड, फिर कॉर्ड प्रोलैप्स हुआ है कि नहीं है, फिर फीटल हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें हम असेस करेंगे आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। अब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ये प्रोसीजर के साथ हम सप्लीमेंट करेंगे, या फिर इसके साथ साथ हम कर सकते हैं जो हमने पहले देखी थी, स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन जिस डिजिटल सेपरेशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन फ्रॉम द वॉल ऑफ सर्विक्स एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ये करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज
इंक्रीज करेगा। इट्स डन एज प्रिलिमिनरी स्टेप प्रायर टू AROM। तो स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे प्रायर टू AROM के पहले करेंगे स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। प्री रिक्विजिट सर्विक्स डायलेटेड होना चाहिए टू अलाउ वन फिंगर टू एंटर। फीटल हेड वेल अप्लाइड टू सर्विक्स, इसकी प्री रिक्विजिट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल फ्लो चार्ट है डिनोटिंग इंडक्शन ऑफ लेबर। तो मेडिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इज इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ। अगर सर्विक्स फेवरेबल हुआ तो फिर हम ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं, या फिर PGE2 या PGE1। अगर सर्विक्स अनफेवरेबल हुआ तो फिर PGE2 देंगे मोस्ट कॉमनली टू कॉज सर्वाइकल राइपनिंग। ये मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल में उसकी मेन सर्जरी वो है एमनियोटोमी और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेन इंडिकेशंस आर एब्रप्शियो, एंटीपार्टम हेमरेज, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर एंड हाइड्रेमिनोस, पॉलीहाइड्रेमिनोस। सर्जरीज एमनियोटोमी। कंबाइंड में अगर सर्विक्स फेवरेबल हुआ तो फिर हम एमनियोटोमी और ऑक्सीटोसिन वो देंगे कंबाइंड में, एमनियोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन। अगर सर्विक्स अनफेवरेबल हुआ तो फिर पहले हम सर्विक्स को राइप करेंगे विद द हेल्प ऑफ PGE2, मोस्टली PGE2 या फिर ऑक्सीटोसिन। सर्विक्स राइप हो गया उसके बाद वही एमनियोटोमी एंड ऑक्सीटोसिन कंबाइन कर देंगे। तो ये था पूरा इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में।